Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Parle। तो बच्चों ये लेक्चर रहने वाला है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए और टॉपिक रहेगा हमारा लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। हमारे लास्ट लेक्चर में भी हम यही पढ़ रहे थे, लोड बैलेंसिंग मेथड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लोड बैलेंसिंग मेथड फॉर अ ट्रायंगुलर प्रोफाइल, ठीक है। केबल में जो हमारी कर्व प्रोफाइल कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, ट्रेपेजॉइडल हो या फिर हमारी पैराबोलिक केबल प्रोफाइल हो। और ये भी बताया था केबल प्रोफाइल यानी कि टेंडन की जो प्रोफाइल है किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी शेप डिपेंड करती है हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर। अगर प्रीडोमिनेंटली किसी बीम के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है तब उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कैसे बनता था, एक बार यहां लिख देता हूं। आज किसके लिए कर रहे हैं हम, पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल के लिए, ठीक है। और क्विक रीजन कि पैराबोलिक यहां पर हम क्यों करते हैं, कि प्रीडोमिनेंटली डिपेंड्स ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, predominantly depends on bending moment diagram of that particular beam or section whatever we are going to take there। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, जब मेरे पास प्रीडोमिनेंटली वहां पर किसी बीम के ऊपर, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था आपको कि आपको इसका कमेंट में आंसर देना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ही हम क्यों एनालिसिस के लिए लेते हैं। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैंने क्या प्रोवाइड करा रखा है यहाँ पर, मेनली पॉइंट लोड, क्योंकि बीम के ऊपर आपको पता है यूडीएल तो आना ही है, क्योंकि उसका सेल्फ वेट भी तो आएगा, डेड लोड से कह देते हैं वो भी तो आएगा। वो कैसे होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन मेन लोड जो कौन लगा हुआ है यहाँ पर, पॉइंट लोड। तो उसकी वजह से अगर एल स्पैन की मेरी बीम है इस तरह से, तो इसके पास इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बन जाएगा बच्चों, चाहे ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, साइन कन्वेंशन का खेल है सारा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी इस पॉइंट पर, WL/4, ओके। तो इस तरह का जो मेरा बीम का अरेंजमेंट था, अगर उसमें आपको प्री स्ट्रेसिंग जनरेट करनी है तो कैसा टेंडन आ जाएगा मेरा, ट्रायंगुलर टेंडन, ठीक है। इसके ऊपर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी करेंगे ट्रायंगुलर टेंडन प्रोफाइल के लिए और उसके साथ में ही हमारे पैराबोलिक के लिए, जैसे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि अगर एक्चुअल लाइफ में हमारे पास डेड लोड आ जाता तो हम साथ में उसको कैसे एनकाउंटर करते इन ट्रायंगुलर केबल टेंडन प्रोफाइल, यानी कि यूडीएल आता उसमें साथ में, फिर कैसे उसको हम हैंडल करते, वैसा क्वेश्चन किस तरह से करना है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक बीम है, अगेन सिंपली सपोर्टेड, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, इंटेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर, लोड इंटेंसिटी कह दो इसे, ठीक है। तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह का बनता था हमारा, पैराबोलिक शेप का, जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाती थी WL/8, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेंडिंग मोमेंट की, WL/8। तो इन दोनों की वजह से ही यहाँ पर मेरी ट्रायंगुलर केबल प्रोफाइल, ट्रायंगुलर टेंडन केबल प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर कैसी हो जाएगी मेरी पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल हो जाएगी। तो चलिए एनालिसिस करें। आपको कुछ इस तरह की बीम दे रखी होगी, ओके। बीम में लगा होगा पैराबोलिक टेंडन, पैराबोलिक टेंडन के साथ ही साथ इसके ऊपर यहां हमने लगा रखा होगा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है। ये जनरेट होता है बाद में जब हमारा एलोंगेशन वापस रिड्यूस होने की कोशिश करता है, तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट करता है, फोर्स जनरेट करता है इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये सब डिटेल में हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में पढ़ रखा है, तो वापस इनको रिवाइज करने की एक बार जरूरत नहीं। आप चाहे तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, उसके अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओके। और बीचों बीच यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, न्यूट्रल फाइबर। तो इस तरह का आपको सेक्शन दे रखा है, और न्यूट्रल फाइबर से सेंटर के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है, उसको हमने क्या नाम दिया था, इसेंट्रिसिटी। एक चीज आपको बता दो, इसेंट्रिसिटी को कुछ जगह आपको डिप लिखा भी मिलेगा, डिप यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टेंडन केबल एंड बिटवीन द न्यूट्रल फाइबर। तो ये हमारा क्या है बच्चों,
न्यूट्रल फाइबर। ओके, अब यहां देखिए अगेन कंडीशन हम बीम की ले लेंगे सिंपली सपोर्टेड, और कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं हम लोड बैलेंसिंग का। बच्चों एक बार तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली। आई होप सो आपको मेरी राइटिंग यहाँ पर समझ आ रही होगी। ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली आपको एनालिसिस करना है। तो लोड बैलेंसिंग में आपको याद हो, जैसे ही ऊपर से लोड्स लग रहे थे तो इस टेंडन के अंदर क्या जनरेट होते हैं, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, रेजिस्टेंस इन tendons due to generation of stresses। ओके, और ये केबल प्रोफाइल बच्चों याद रखना हमने कैसी प्रोवाइड कराई है, पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ दिस टेंडन। इतना आप याद रखना एक बार। ठीक है, तो यहां पर भी जनरेट होंगे स्ट्रेसेस किस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, इस वाले को जिसकी वैल्यू हो जाएगी WL²/8 मैक्सिमम। ठीक है, इन दी सेंटर, मैक्सिमम इन सेंटर, ये वाली वैल्यू को हमें रेजिस्ट करवाना है। तो यहां देखिए, तो इसके ऊपर पूरी बीम से ऊपर ये टेंडन के थ्रू स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, इस तरह के स्ट्रेसेस जनरेट होंगे क्योंकि उस पूरी की पूरी बीम को ये जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होने वाला था, ये जो स्ट्रेसेस जनरेट होने वाले थे, इसे रजिस्ट कराना था। तो इस तरह का लोड, अगेन आपको क्या दिख रहा है, एक तरह की लोड इंटेंसिटी। ठीक है, लोड इंटेंसिटी, या मान लो एक तरह का यूडीएल ही हो गया, ये किलो न्यूटन पर मीटर में कुछ इंटेंसिटी इसके ऊपर लगी होगी। इस इंटेंसिटी को एक बार हम डिनोट कर देते हैं क्यू से। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आपके पास पिछली बार आ रहा था, ठीक है, पिछली बार क्या आ रहा था, हमारे पास, अगर आपने हमारी पिछली लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर शायद 4th और 5th होगा, 4th लेक्चर होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस आया था 2p sin थीटा। अपवर्ड जो रेजिस्टेंस आ रहा था ट्रायंगुलर केबल प्रोफाइल के कारण, ट्रायंगुलर टेंडन के कारण, तो कितना जनरेट हो रहा था, 2p sin थीटा। लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम नहीं दिखा सकते 2p sin थीटा इस तरह से करके। हमें क्या करना पड़ेगा, लोड इंटेंसिटी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल कैसी हमारी, इसकी पैराबोलिक है। तो हमने अज्यूम कर ली एक इंटेंसिटी Q। ठीक है, अब इस Q की वैल्यू निकालते हैं, तो कितनी आएगी Q की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको जो लोड लग रहा है इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। अगेन दो कंपोनेंट निकालते हैं, ये कुछ थीटा यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। तो एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों, P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा। सेम ऑन दी अदर साइड, P sin थीटा एंड P cos थीटा। तो आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, टेंडन के इस लेवल पर, टेंडन के इस वाले लेवल पर आपको मोमेंट्स को बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस आउट करना है, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, हम बैलेंस आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर सो इट इज क्लियरली विजिबल। यहाँ क्या हो जाएगा, P cos थीटा मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, ये P cos थीटा है, मल्टीप्लाई बाय E क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कैसे लग जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आपको पता है इंटेंसिटी के कारण, ठीक है, P cos थीटा के कारण तो कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, P cos थीटा मल्टीप्लाई बाय E। लेकिन इस लोड इंटेंसिटी का मैक्सिमम मोमेंट कितना जनरेट हो जाएगा, WL²/8। और W की जगह हमने इस बार नीचे की ओर क्या ले रखा है, Q ले रखा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, QL²/8। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैंने P sin थीटा वाली टर्म को डिडक्ट कर दिया, हटा दिए। ये इसलिए हटाया है क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा लगभग 0 हो जाएगा। तो P sin थीटा यहाँ पर नेग्लिजिबल इफेक्ट देकर जाता है। उसके बाद P cos थीटा है, P cos थीटा के अंदर आपको पता है cos थीटा जितना 0 के नजदीक होगा थीटा की वैल्यू, cos की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी।
तो कुछ जगह आपने बुक्स में देखा होगा, अगर आप पढ़ेंगे कुछ बुक्स में, तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या दे रखी होगी, P मल्टीप्लाई बाय E क्यू एल स्क्वेयर अपॉन में 8, क्योंकि वो यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Px हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन है, तो Px को ये P के इक्वल ही अज्यूम करके यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय E यानी कि सेंट्रिसिटी या फिर मैक्सिमम डिप बीच में जो सेंटर में है उससे मल्टीप्लाई करके QL स्क्वायर अपॉन 8 के इक्वल कर देता है, जिससे हमारे पास इस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है, PE 8PE अपॉन एल स्क्वेयर। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाती है, 8PE अपॉन एल स्क्वेयर। लेकिन कुछ बुक्स में आपको इसकी वैल्यू कितनी दिखाई देगी, अगर थीटा को उसने कंसीडर करते हुए किया है, साइन थीटा तो वेरी स्मॉल जीरो हो गया, उसको तो नेग्लिजिबल करना पड़ेगा हमें, ये एनालिसिस का पार्ट है, अलग अलग बुक्स वाले इसको अलग अलग अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि एनालिसिस में थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो इतना कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह हम इतने ले लेते हैं कि लास्ट में इतना इफेक्ट नहीं दिखता उस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ इंटेंसिटी अगर कंसिडर करूं तो कितनी हो जाएगी, 8PE कोस थीटा अपॉन में एल स्क्वेयर। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यू दिखेगी, आप चाहे तो इसे यूज करें चाहे तो इसे यूज करें, दोनों के अंदर इतना डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू आप चाहे निकाल कर देख लें लगभग सेम आएगी। अब आप कहेंगे सर 8PE अपॉन एल स्क्वेयर तो हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस थीटा की वैल्यू कहां से लेकर आए, राइट? अगर हमें थीटा नहीं दिया हुआ कहां से लेके आए, क्योंकि जब हमारे पास ट्रायंगुलर सेक्शन था, ट्रायंगुलर प्रोफाइल ऑफ टेंडन थी, तो उसमें थीटा कैलकुलेट करना तो भाई बड़ा इजी है। ठीक है, थीटा उसमें कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिंपली क्या लगा दो, अब टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाता है इसलिए डायरेक्ट थीटा करके, और थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके इस थीटा की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर ली जाती थी। ठीक है, या तो टेन थीटा के अज्यूम करके अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उससे अज्यूम कर लेते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, और वरना थीटा इतना स्मॉल हो जाता था कि थीटा के इक्वल मान के कर लेते थे। लेकिन ये तो मेरे पास कैसी आ गई बच्चों, पैराबोलिक प्रोफाइल आ गई। अब मैं थीटा कैसे अज्यूम करूं, अगर अब मुझे बोल दिया कि यहां पर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा को मैं कैसे निकालूं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस पैराबोला के बेसिक्स में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर आप लिखते हैं तो किसी भी सेक्शन को कट करने पर, ठीक है, ये एक सेक्शन मैंने एक्स एक्स कट किया है, डिफरेंट कलर में लेते हैं चलो, ये क्या किया मैंने, सेक्शन एक्स एक्स यहां पर कट किया है, इस एक्स एक्स सेक्शन के ऊपर अगर मेरे पास ये इसके डिस्टेंस न्यूट्रल फाइबर के साथ उस केबल की डिस्टेंस y है, ठीक है, पैराबोलिक के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, y है, और टोटल मेरे पास लेंथ ऑफ सेक्शन, लेंथ ऑफ स्पैन l आ गया, ठीक है, तो किसी सेक्शन एक्स एक्स जो सपोर्ट से x डिस्टेंस पर है, उसके लिए मेरी केबल प्रोफाइल क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी पैराबोला की, 4e बाई एल स्क्वायर। ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, 4e अपॉन एल स्क्वायर, जहां पे e की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल फाइबर एंड दैट पैराबोलिक टेंडन। ठीक है, e हो जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस, तो 4e एल अपन क्या हो जाएगा, एल मेरा ये हो जाएगा मैक्सिमम स्पैन ऑफ दैट बीम, और x मल्टीप्लाई बाय l माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस x है तो बच्चों बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, l माइनस एक्स। तो ये हो जाती है मेरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको डाउट हो रहा हो कि मेरे को ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है या नहीं लिखी, तो आपको सिंपली एक चेक यहां पर लगा लेना है। चेक क्या रहेगा, आपको यूज करना है y को, सॉरी, आपको चेक क्या लगाना है, x की जगह सिंपली रख देना है l/2। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैं x की जगह l/2 रखता हूं, यहाँ पर मेरी जो डिस्टेंस आ रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस बच्चों कितनी आ रही है, e। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह l/2 रख रहा हूं तो y इक्वल्स टू e आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, 4e बाई एल स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रख दिया l/2, l में से l/2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा l/2। ठीक है, इन दोनों l से ये l स्क्वायर कट गया, 4 से ये 2 2 4 कट गया, बचा क्या बच्चों e, तो y इक्वल्स टू e आ गया, यानी कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो एकदम क्या है,
करेक्ट है, राइट है, आपको कोई उसमें वरी करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद मेन पर्पस इस इक्वेशन का क्या था, तो इसे नेक्स्ट पेज पर लेके जाने की कोशिश करते हैं, या फिर यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा चेक का कैसे यूज करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में नहीं लिखना, ये रफ वर्क करके देखना है कैसे ये चेक लगाना है। चलिए सिलेक्ट तो नहीं हो रहा, हम इसे वैसे ही मिटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, निकालना था थीटा, राइट, कि वैल्यू ऑफ थीटा कितनी है। तो वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो क्या बताया जाता था, अगर आपको कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू कुछ दे रखी है x के फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर दोगे, dy बाय dx कर दोगे। ठीक है, थीटा टेन थीटा, एक बात ये यहाँ पर, क्योंकि थीटा बीइंग वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप जो मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं बच्चों, स्लोप टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर लिख लेता हूं ना, जगह कम बचेगी। इस x को अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो बाय पार्ट्स करने में, तो आप सिंपली इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, xl माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। 4e अपॉन एल स्क्वायर, तो क्या है, कांस्टेंट रहने वाले किसी बीम के अंदर, किसी पर्टिकुलर बीम में, वरना अलग अलग बीम में तो अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर ई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो 4e अपॉन एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अंदर क्या आता है, एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एल है, अगेन क्या है, एक्स तो कांस्टेंट, सॉरी एल तो कांस्टेंट है, तो एल तो वैसे ही रहेगा। और dy बाई डी एक्स करने वाला हूं, किसका, x का, तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, मेरे पास वन वैल्यू आ जाएगी, वन को l से मल्टीप्लाई करूंगा तो l ही आएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 2x। तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4e बाई एल स्क्वायर एल माइनस 2x। ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास, स्लोप। और या तो आप क्या कर सकते हो, अगर उसने बोल रखा है कि थीटा को नेग्लिजिबल मान सकते हो, बहुत स्मॉल है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा करके डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको वो नहीं करना तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ देखिए, आपको थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4e बाई एल स्क्वायर एल माइनस 2x करके पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद आपको p cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी, 8p cos थीटा, 8p cos थीटा को मल्टीप्लाई करना है e से अपॉन में एल स्क्वायर, राइट। इतना याद है ना आपको, कुछ देर पहले किया था हमने। अगर नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पर देख लो, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेसिकली क्या आ गया, हमारे पास क्यू आ गया। तो अगेन मैं बीम बनाऊंगा, ये मेरी बीम बन गई, हॉरिजॉन्टल केबल प्रोफाइल, सॉरी यहाँ पर पैराबोलिक केबल प्रोफाइल है, इसेंट्रिसिटी ई, पी कोस थीटा, कुछ जगह आपको पी लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पर, थीटा को वेरी नेग्लिजिबल मानते हुए, अगेन यहाँ पर पी कोस थीटा। ठीक है, अब तक हमने जितना भी ये पढ़ा था ना, यहाँ पर ये जो चीज पढ़ी थी हमने, ये सारा पढ़ा था हमने फॉर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली। ठीक है, ये कितना पढ़ा था, फॉर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली। अब हम आ रहे हैं हमारी फॉर एक्सटर्नल लोडिंग, अगर इंक्लूड कर दी गई है एक्सटर्नल लोडिंग, देखिए मैंने क्या लिया है यहाँ पर, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, चलिए। एक्सटर्नल लोडिंग ली है मैंने यूडीएल में W किलो न्यूटन पर मीटर, कितना आ गया, W किलो न्यूटन पर मीटर। और नीचे से मेरे पास जो इंटेंसिटी आ रही है इस लोड की, उसके लिए कलर हम कौन सा यूज करें, चलिए ब्राउन कलर यूज कर लेते हैं। ये जो इंटेंसिटी इस बार आ रही थी, इसका मतलब यूं होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सिंपली नीचे की ओर एरो लगाकर भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे एक क्लाउड शेप में मैंने दिखा रखा है। तो चलिए बच्चों, यहां से देखिए, नीचे से जो इंटेंसिटी मैंने क्यू अज्यूम की थी, बच्चों एक चीज बताता हूँ, एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको जरूरी नहीं कि यही हर जगह मेथड दिखे। कुछ लोगों ने अलग करके किया होगा, आर पहले यहाँ पर आरवी की वैल्यू निकाली होगी, जो सपोर्ट्स हमने लगाई थी ना, यहाँ पर ये सपोर्ट्स लगाई होती हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर,
एक वर्टिकल कंपोनेंट अलग निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, आरवी में क्या हो जाएगा, QL/2 जो इंटेंसिटी आई थी, इसको हमारी इंटेंसिटी हमने क्यू अज्यूम की है, क्यू को एल से मल्टीप्लाई करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हाफ कंपोनेंट कर देंगे। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका फिर मोमेंट निकाल के वैल्यू निकालते हैं, लेकिन आपके पास इस इंटेंसिटी की वैल्यू 8 PE cos थीटा अपन L² ही आने वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी। और अगर cos थीटा को उन्होंने 1 के इक्वल मान दिया, मतलब कि थीटा को नेग्लिजिबल मान दिया, तो 8 PE/L² आएगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, फाइनल रिजल्ट तो सेम आने वाले हैं, तो उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं। तो लोड इंटेंसिटी मेरी Q आ गई। तो आपको याद हो पिछले में हमने क्या किया था, लोड बैलेंस किया था, ठीक है। यानी कि ऊपर से लगने वाला लोड वर्टिकल लोड और नीचे से लगने वाला जो ये स्ट्रेस की वजह से इंटेंसिटी जनरेट हुई है, स्ट्रेस इन टेंडन की वजह से ये जो इंटेंसिटी लोड की जनरेट हुई है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया था, बैलेंस आउट कर दिया था। इसलिए तो इसका नाम क्या है हमारा, लोड बैलेंसिंग मेथड। तो अब मुझे क्या निकालना है, नेट वर्टिकल लोड। तो अगर बच्चों आपको याद हो, नेट वर्टिकल लोड हमने एक W' की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या आ जाती थी, अगर मेरा W Q से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, W माइनस Q, ठीक है। और अगर W Q से कम है तो क्या लिख देते थे हम, Q माइनस W। ऐसा मैंने किस लिए लिखा है बच्चों, ताकि कंफ्यूजन ना हो साइन कन्वेंशन की। आपको अगर एक बार पॉजिटिव वैल्यू किसी डायरेक्शन में मिल गई, आप उसको वही अज्यूम करते हुए चले वहां पर। तो नेट वर्टिकल लोड तो मेरे पास आ गया, ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर। ये तो कौन सी होगी मेरी, कंडीशन नंबर ए, और ये वाली कौन सी होगी, कंडीशन नंबर बी, ठीक है। वी हैव टू कंडीशंस हियर, सो लेट्स मूविंग टू नेक्स्ट पेज एंड स्टार्ट विद कंडीशन नंबर ए। कंडीशन ए क्या थी हमारी, कि नेट वर्टिकल लोड, लेट्स चेंज द कलर, कि नेट वर्टिकल लोड W' is equal to W minus Q if downward load intensity, downward UDL is greater than the upward load intensity generated in the tendons Q, ठीक है। इससे अगर ग्रेटर देन हो जाए तो आपको क्या यूज करना है, ये। तो इसके लिए फाइनल जो डायग्राम बन के आने वाला है कुछ तरह का बनेगा, वो देखिए, ये बन गया मेरा डायग्राम। पी जनरेट हो रहा है इसके ऊपर, एक बार डायरेक्ट पी दिखा रहा हूँ, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दिखा के भी कर सकते हो, या फिर सिंपली हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल को तो हमने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। ये बीचों बीच आ गई भाई इसकी न्यूट्रल फाइबर, और न्यूट्रल फाइबर से मैक्सिमम डिस्टेंस, इसेंट्रिसिटी, या फिर कुछ जगह क्या मिलेगा, डिप लिखा हुआ मिलेगा आपको, या तो इसेंट्रिसिटी या डिप, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन ये दो ही है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी लिखा होगा तो ई से डिनोट कर देगा, डिप लिखा होगा तो एच से डिनोट कर देगा, लेकिन फाइनल बात तो वही है, ठीक है, आंसर वही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेट वर्टिकल लोडिंग कुछ इस तरह की हो जाएगी, लेट्स चेंज द कलर हियर। नेट वर्टिकल लोडिंग बच्चों क्या आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। चाहे तो इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से, ये भी यूडीएल को डिनोट करने का फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, W'। अब इसके बाद तो क्या है, आपको सिंपली क्या लगाना है, यहां पर स्ट्रेस कंसेप्ट लगाना है, ओके। तो अब क्या करोगे आप, अप्लाई स्ट्रेस कंसेप्ट। तो स्ट्रेस कंसेप्ट में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती थी, एक सिग्मा टॉप की और बच्चों एक सिग्मा बॉटम की। क्योंकि लोडिंग मेरी वर्टिकल है, ठीक है, लोडिंग कैसी, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसकी बेंडिंग कैसे होगी बीम की, इस तरह से। ऊपर तो आ जाएगा कंप्रेशन, नीचे जनरेट होगा टेंशन। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस प्रोफाइल्स बनाने जाऊं तो कैसी बनेगी, यहां देखिए स्ट्रेस प्रोफाइल, थोड़ा राइटिंग में एडजस्ट कीजिए। स्ट्रेस प्रोफाइल मेरे पास दो बन के आई हैं, एक तो कौन सी बनेगी, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस पी। अगेन आपको बता रहा हूं, कुछ जगह आपको पी cos थीटा अपॉन ए लिखा मिलेगा, और कुछ जगह डायरेक्ट पी अपॉन ए लिखा मिलेगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो दोनों की सेम ही है, वो नहीं चेंज होने वाली। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, टॉप में तो पी cos थीटा अपॉन ए, क्योंकि पी cos थीटा अपॉन ए क्या लग रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा
कि आई एम अज्यूमिंग कंप्रेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन टेंशन विल बी ऑटोमेटिकली इन नेगेटिव डायरेक्शन। ऊपर क्या जनरेट हो रहा है, कंप्रेशन, तो यहाँ से न्यूट्रल फाइबर जनरेट हुई, ये मेरी कंप्रेशन की लाइन है, नीचे टेंशन जनरेट हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। और आपको पता है बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू, अगर आपने पहले मेरे लेक्चर देखे तो कितनी हो जाती है बच्चों, m अपॉन आई इंटू वाई बी, अगर हम बॉटम पे निकाल रहे हैं, और ऊपर कितनी हो जाएगी m अपॉन आई इंटू वाई टी, क्योंकि सेक्शन सिमेट्रिकल है इसलिए वाई टी इक्वल टू वाई बी हो जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन सेक्शन अलग हो, जैसे टी बीम हो, फ्लैंज बीम हो, तो उसके लिए आपको अलग करना पड़ेगा, या फिर आई सेक्शन हो जिसमें टॉप और बॉटम के फ्लैंज अलग अलग लगे हों, तो उसके लिए आपको वाई टी और वाई बी की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ऊपर कंप्रेशन है तो यहाँ पर P cos थीटा अपॉन, ये तो दोनों में पॉजिटिव ही आने वाला है, लेकिन ऊपर कंप्रेशन है, टॉप पर कंप्रेशन, इसलिए m अपॉन आई इंटू वाई टी हो जाएगा, और बॉटम में क्या हो जाएगा, टेंशन है, माइनस का मानना पड़ेगा, तो m अपॉन आई इंटू वाई बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं आने वाली। ठीक है, थर्ड टर्म का आपको बताया था मैंने, नहीं आती, क्योंकि ये जो P cos थीटा मेरा यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, P इंटू ई की इसेंट्रिसिटी इस लेवल पर जनरेट ही नहीं हो रही। ठीक है, जो हम यहाँ पर ऐसे मोमेंट लगाते थे ना, हॉगिंग मोमेंट, PE अपॉन आई इंटू वाई टी और वाई बी कर देते थे, ये यहाँ पर जनरेट नहीं होने वाला, क्योंकि ये E जब लगता था, P इस सेक्शन पर जनरेट हो रहा होता था, तो इस PE के कारण इसमें बेंडिंग हो जाती है, लेकिन ये P का जो कंपोनेंट है P cos थीटा, ये तो बेंडिंग कर ही नहीं रहा, ये तो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन कर रहा है इसका ओरिजिनल कंपोनेंट। समझ आया बच्चों? इसलिए जब हॉगिंग ही नहीं हो रही तो उसके कारण जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस में कैसे दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड टर्म जो हमारी है इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, और फाइनल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, टॉप और बॉटम की। और अगर आपको इस m मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास कितनी आएगी बच्चों, w डैश एल स्क्वायर अपॉन में 8, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, w डैश एल स्क्वायर अपॉन 8, और w डैश मेरा क्या है, नेट वर्टिकल लोड इंटेंसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मेरा ऊपर से लगने वाला एक्सटर्नल जो लोडिंग w थी q से ज्यादा होगी। और अगर यही मेरा केस नंबर 2 हो जाता, कंडीशन बी हो जाती, आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं, इतना वैसे लोड लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कंडीशन नंबर बी, लेट मी राइट फर्स्ट कंडीशन बी। ओके, कंडीशन बी क्या थी बच्चों, कि अगर मेरा W Q से लेस हो जाए तो मेरे को प्लस माइनस के झंझट में ना उलझना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, नेट वर्टिकल लोडिंग, ये W डैश क्या है, अगेन लिख देता हूँ, भूल ना जाओ, नेट वर्टिकल लोड W डैश इक्वल्स टू Q माइनस W, क्योंकि इस बार Q पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन इस बार नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगी, क्योंकि Q की डायरेक्शन नीचे से ऊपर लग रही थी। तो हमने क्या बनाई, एक बीम बनाई, उसको क्या करा दिया, सिंपली सपोर्ट करा दिया, ये आ गई इसके अंदर पैराबोलिक टेंडन केबल प्रोफाइल, P प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, बीच में आ जाएगी न्यूट्रल फाइबर, इसेंट्रिसिटी E हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी या फिर डिप कह दो आप इसे यहाँ पर। और इस बार जो लोडिंग लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इस तरह से W डैश कहां से आएगा, डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की ओर, तो इस बार W डैश ये वाला इंट्रोड्यूस होने वाला है। ओके, तो इस बार क्या हो जाएगा, इसका जो बेंडिंग होने वाली बेंडिंग शेप बच्चों कैसी आएगी, इस तरह की, राइट, ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, क्योंकि हमने कंप्रेशन को ऑलरेडी पॉजिटिव मान लिया, कंप्रेशन को क्या माना है, पॉजिटिव, तो टेंशन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसकी स्ट्रेस प्रोफाइल्स बनाते हैं। नाउ वी आर ड्राइंग इट्स स्ट्रेस प्रोफाइल। तो P cos थीटा कंपोनेंट के कारण तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑल कंप्रेशन P cos थीटा अपॉन A, क्योंकि P cos थीटा फोर्स का कंपोनेंट था, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, तो P cos थीटा अपॉन A आ गया। एक क्रॉस सेक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, क्या रहता है, ऊपर टेंशन है तो इस बार नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन अदर साइड देनी पड़ेगी। आप ऐसे मत बना देना कि डायग्राम बना रहे हो
इस तरह से, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी ये दे दी, इसकी डायरेक्शन भी आपने ये सिमिलर बना दी। जब एरो सिमिलर डायरेक्शन में दे दिया तो काय का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन में अच्छे से डिनोट करना है। तो नेक्स्ट जो मेरी स्ट्रेस प्रोफाइल है वो कैसी हो जाएगी, ये वाली, कि इसका एरो तो इधर और इसका एरो किधर बनाओगे बच्चों, इस साइड। दोनों के एरो सेपरेट होने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो प्लस और माइनस हो पाएंगे। इस बार ये ऊपर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। वैल्यू कितनी है अगेन, m अपॉन आई इंटू वाई, और m मैक्सिमम की वैल्यू इन दी सेंटर ऑफ द स्पैन। अगर आपसे पूछ ले कि सेंटर ऑफ द स्पैन पे निकालो तो कितनी हो जाएगी, w डैश एल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, कहीं और पूछे तो आप उसकी वैल्यू भी बीच में आराम से निकाल के बता देना। किसी सेक्शन x पर पूछते हैं तो आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना आता है x के ऊपर, तो सिंपली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू उस x के ऊपर निकालो, फिर सिग्मा टॉप और बॉटम करो। ठीक है, और यहां पर इस बार सिग्मा टॉप क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉटम साथ में लिखेंगे दोनों को। सिग्मा टॉप और बॉटम के अंदर एक टर्म तो सेम ही आने वाली है, स्ट्रेस की पी cos थीटा अपॉन a, और वो रहेगी पॉजिटिव इन दी बोथ केसेस। इस बार ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव की वैल्यू कितनी है m अपॉन आई इंटू वाई टी, और नीचे क्या हो गया पॉजिटिव जिसकी वैल्यू है m अपॉन आई इंटू वाई बी। और ये होगा बच्चों हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू इन द टॉप एंड बॉटम मोस्ट फाइबर ऑफ प्री स्ट्रेस्ड बीम, या फिर जो भी आपने बीम यहाँ पर ली है। तो ये था बच्चों हमारा लोड बैलेंसिंग मेथड फॉर पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल, या फिर पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ टेंडन, आप कुछ भी बोलो, दोनों ही सही बातें हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको इस सेशन में कहीं पर कोई डाउट आता है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।